शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे पशु परिचय के सिलेबस के अंदर हमने राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी कला एंड संस्कृति। इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आर्ट कल्चर के अंदर से। और आर्ट कल्चर को हम मामूली समझते हैं कि हमें आती है, ये हमें अच्छे से याद है, बट हमें याद नहीं होती। कुछ चीजें होती है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन हम सोचते हैं कि हमें आता है, पर वही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ऐसा हमें नहीं करना है। फिर क्या करना है, हम यहाँ पर पूरी चीजें देखेंगे और इतिहास, कला, संस्कृति, ये चीजें, ज्योग्राफी, इनके अंदर क्या हुई कि जिले चेंज होने की वजह से कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से जिले के अंदर आ गए हैं, वो हमें नहीं पता चलता। तो इन चीजों को हम इसी नवीन जिलों के अंदर, इस कला संस्कृति के कौन कौन से जिले, कौन कौन से कहाँ पर क्या चेंजिंग हुआ है, वो देखेंगे। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग। और राजस्थान के दुर्ग हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि अभी चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया, कोमलगढ़ पढ़ लिया, अब लोहागढ़ पढ़ लिया, जूनागढ़ पढ़ लिया, ऐसे हम नहीं पढ़ने वाले। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से संभाग में कौन से किले स्थित है। फिर देखेंगे कि संभाग वाइज हम क्या पढ़ेंगे, दुर्ग को पढ़ेंगे, किलों को पढ़ेंगे, इनकी बावड़ियां हैं वो पढ़ेंगे। तो वो किसके जगह हम इन संभाग के थ्रू लेंगे कि जैसे उदयपुर संभाग है, हमारा पाली संभाग नया बना है, सीकर बना है, इन संभागों के अंदर कौन कौन से दुर्ग स्थित है, कौन कौन से जिले के अंदर स्थित है, इस प्रकार से हम देखेंगे। और साथ ही कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग के अंदर बेसिक क्लास, क्योंकि जब बेसिक होगा उसी के बाद से हम कल से दुर्ग स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान के दुर्ग में यदि हम देखें तो एक बार देखें कि सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है। क्या यदि हम देखें कि सर्वाधिक जो दुर्ग है, सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है, क्या राजस्थान में है? जी नहीं। सर्वाधिक दुर्ग अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और यदि फर्स्ट पे ये है, सेकंड पर देखें तो सेकंड पर कौन सा है? सेकंड पे है एमपी और थर्ड के ऊपर है हमारा राजस्थान। क्या लेंगे? हमारा राजस्थान। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो इंडिया का नहीं पढ़ रहे, हमें तो 10th लेवल का दे रखा है, 10th लेवल की चीजें आनी चाहिए। तो देखिए, जो 10th क्लास की इतिहास और कला संस्कृति की बुक है उसमें मेंशन किया हुआ है कि राजस्थान दुर्गों के अंदर तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे दुर्गों के अंदर। ये चीजें उसमें मेंशन कर रखी है, तो वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन जरूर दे सकता है, क्योंकि वो इसकी बुक के अंदर है, इसकी शिक्षा बोर्ड की खुद की बुक के पास पे है। अगर ये क्वेश्चन आता है, इस ये बोर्ड नहीं मानता कि थर्ड पे गलत है, तो हम बुक का लगा सकते हैं, बुक की फोटो हम लगा सकते हैं, क्योंकि बुक ऑथेंटिक है। पब्लिकेशन गलत हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूलों की जो बुक है, एनसीईआरटी है, आरबीएससी की जो बुक है, उनको गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो उसके अंदर ये लाइन दे रखे है कि राजस्थान दुर्गों में कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है ये चीजें। लेकिन जो दुर्गों का विकास है वो सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है? इसका दुर्गों का विकास का ये हमें मिलता है कालीबंगा में। कहाँ पर मिलता है? सर्वप्रथम इसकी खुदाई कहाँ मिलती है? कालीबंगा के अंदर। तो यहाँ पर सर्वप्रथम खुदाई तो कहाँ मिलती है, यानी सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था उस समय खुदाई में कहाँ मिलता है वो दुर्ग? वो हमें कालीबंगा में मिलते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि सर्वाधिक की दृष्टि से, न कि विकास और जो खुदाई में देखें, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है, वो चीजें तो वो है महाराष्ट्र में, सेकंड एमपी और थर्ड है राजस्थान। ये चीजें यहाँ पर हो गई। अब देखते हैं कि दुर्ग क्यों बनाए जाते थे, क्यों दुर्गों की आवश्यकता होती थी। क्योंकि पहले राजा महाराजा थे, अपनी सुरक्षा के लिए, वहां पर सैन्य को रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे? इन दुर्गों का निर्माण करते थे। दूसरे कि वो अपने अस्त्र शस्त्र, इन शस्त्रागारों को भी इन दुर्गों के अंदर रखते थे, ताकि वो सुरक्षित तरीके से रख सके। क्या रख सके? सुरक्षित तरीके से रख सके, वहां से प्रजा की भी सुरक्षा की जा सकते। तो क्या इन दुर्गों की विशेषता भी रही होगी? जैसे कि आप जानते हैं कि दुर्ग आप सभी ने देखे होंगे कि पहले दुर्ग
कैसे बनाए गए थे, कैसे बनाए गए थे, यानी वो दुर्ग कहाँ बनाते थे, वो सुरक्षा की दृष्टि से बचाते थे और ऐसे जगह बनाते थे कि जहां पर हर व्यक्ति जल्दी से पहुंच नहीं सके, क्योंकि आपको पता है कि जब गुजर प्रतिहार के अंदर आहड़ को राजधानी बनाई गई थी तो आहड़ को तहस नहस कर दिया गया था, वहां पर सब कुछ नष्ट कर दिया था। उसके बाद ही उन्होंने दूसरी जगह चेंज की थी, क्योंकि आहड़ पर सभी के आक्रमण होते थे। जैसे कि आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वहां पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, क्योंकि मालवा और दिल्ली के बीच में वो ही पड़ता है। इसलिए आप देखते हैं कि जो बटनेर का किला है वहां पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, और आप ये भी देखते हैं कि काफी किले हैं जहां पर आक्रमण के लिए इतना नहीं पहुंचा गया है, क्योंकि वो आउट में पड़ते हैं। दूसरी बात है कि वो सुरक्षा की दृष्टि से है, इसलिए वहां पर ज्यादा आक्रमण नहीं हो पाए। और आपको पता है कि आप ऐसा भी कमेंट कीजिए कि ऐसा कौन सा दुर्ग था जिसका मतलब कि उनके दरवाजे नहीं खोल पाए, दुर्ग के गेट नहीं खोल पाए। तो ऐसे महान महान थे जहां हमारे महान शासकों ने क्या किया, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी परिचार दीवारों से हमारे क्या किया, दुर्गों का निर्माण किया। और इन दुर्गों के अनेक प्रवेश द्वार बनाए जाते थे, क्योंकि कभी भी संकट के समय यदि आक्रमण होता तो उसलिए क्या करते, वो अनेक दरवाजों से क्या करते, निकल जाते। इसलिए क्या करते, उनके अनेक दरवाजे प्रवेश द्वार भी बनाए जाते थे। अब ये बात हमने देख ली कि सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, ये चीजें हमने देख ली। अब देखते हैं कि जो दुर्ग बनाए गए थे वो कैसे कैसे दुर्ग बनाए गए थे। पहले तो 2 दुर्ग होते थे, एक तो मानते हैं हम कागमुखी, कैसे दुर्ग, कागमुखी दुर्ग, और दूसरे होते थे छाजमुखी दुर्ग। कौन से दुर्ग, एक तो कागमुखी दुर्ग और दूसरे होते थे छाजमुखी दुर्ग। अब बात आती है कि ये दुर्ग थे कागमुखी और छाजमुखी, इनके नाम तो कैसे हुए, कि भाई कैसे हुए होंगे नाम। तो देखिए हमें क्या, कागमुखी कौन से दुर्ग होते थे, कागमुखी ऐसे दुर्ग होते थे, ऐसे पहाड़ियों पर दुर्ग बनाए जाते थे जिन पहाड़ियों का आगे से मुंह तो सकड़ा होता था और पीछे से क्या होता था, चौड़ा होता था। कैसा होता था, चौड़ा होता था। ये कौन से हो गए, कागमुखी। यानी कागमुखी से जिस पहाड़ी पर बनाए जाते थे उस पहाड़ी का आगे से वो कैसी होती थी, आगे से होती थी सकड़ी और पीछे से क्या होती थी, पीछे से होती थी चौड़ी, यानी उसकी चौड़ाई चौड़ी होती थी पीछे से और आगे से सकड़ी होती थी। ये चीज उनके अंदर होती थी कागमुखी के अंदर। आप सोचे होंगे कि कैसे हम मान लें कि उस समय कागमुखी के भी हमारे राजस्थान में दुर्ग होते थे। तो देखिए जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, किला है, कहाँ पर, मेहरानगढ़ कहाँ पर है, जोधपुर में। तो जो मेहरानगढ़ है उसको आपने देखा होगा कि वो क्या है, आगे से सकड़ा है और पीछे से क्या है, चौड़ा है। तो वो कैसा है, वो कागमुखी है। कैसा है, कागमुखी है। तो एग्जाम्पल यदि हम देखें कि कौन सा दुर्ग इसके अंदर आ जाएगा, तो मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग आ जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर स्थित, जोधपुर के अंदर। अब मेहरानगढ़ दुर्ग की बातें हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, हम तो संभागवार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इतना ही जानते हैं। अब आता है कि कागमुखी दुर्ग, तो कागमुखी के दुर्ग तो हमने पढ़ लिए। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है छाजमुखी। कौन सा है, छाजमुखी दुर्ग। अब छाजमुखी दुर्ग कैसे होंगे, तो देखो छाजमुखी दुर्ग कैसे होंगे, जैसे इसकी पहाड़ी का कैसा था, इसकी पहाड़ी आगे से सकड़ी थी, तो इसकी जो पहाड़ी है वो आगे से तो रहेगी चौड़ी और जो पीछे से कैसी रहेगी, सकड़ी। कैसी रहेगी, आगे से चौड़ी और पीछे से कैसी रहेगी, सकड़ी रहेगी। कैसी रहेगी, सकड़ी। ये कौन से दुर्ग के अंदर आ जाएगा, ये छाजमुखी दुर्ग के अंदर आ जाएगा। अब ये छाजमुखी दुर्ग कौन सा है, तो जो दौसा का किला है वो कैसा है, वो छाजमुखी है। कैसा है, दौसा का किला। दौसा का किला कैसा है, छाजमुखी किला है। कैसा किला है, छाजमुखी किला है। अब ये तो हमने देख लिया कागमुखी और छाजमुखी, लेकिन यदि ये एग्जाम में आ गया तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कागमुखी किसे बोले और छाजमुखी किसे बोले। तो देखिए काग यानी क्या होता है, कौवा।
काग यानी क्या होता है, कौवा होता है। क्या होता है, कौवा। तो देखिए काग का यानी कौवा होता है, काग यानी कौवा होता है, तो उसका जो आगे से मुंह तो छोटा ही रहेगा ना, बाद में उसका शरीर आता है। क्या आता है, पहले तो उसका आता है मुंह, उसके बाद उसका शरीर आता है। तो ध्यान रखना कौवे का क्या है, आगे से मुंह छोटा है और पीछे उसका शरीर बड़ा है। तो काग मुखी कौन से होंगे, उन पहाड़ियों पर बने जाएंगे जिनकी पहाड़ी आगे से सकरी और पीछे से चौड़ी है। दूसरी बात यह है कि छाजमुखी दुर्ग कौन से है, देखिए हम अपने मकानों के छज्जे लगाए जाते हैं, जिससे क्या है, हमारे अगर मकानों के छज्जे नहीं होंगे तो मकान ऐसे सकड़े से छोटे से दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही हम उनके छज्जे लगा देते हैं तो एक अलग ही प्रकार से उस मकान की शोभा बढ़ जाती है, वो मकान और ज्यादा अच्छे लगने जाते हैं, थोड़े बड़े भी हमें दिखने लग जाते हैं। तो छज्जा लगने से क्या होगा, बड़ा होगा। थोड़ा छज्जा ऐसे थोड़े ना इतना सा लगाया और इतना सा हमने छज्जा लगा दिया, इतना नहीं होता, थोड़ा बड़ा होगा तभी तो हम छज्जा अच्छे से लगा पाएंगे और वो जब लगाएंगे वो भी अच्छा दिखेगा। तो जैसे छज्जा कैसे लगाएंगे, बड़े मकानों पर हम छज्जा लगाएंगे तो छाजमुखी कैसा होगा, आगे से चौड़ा पीछे से सकड़ा होगा। यदि ऐसा नहीं होता, छाजमुखी आपको याद नहीं होता, मत कीजिए याद, ओनली कागमुखी याद कीजिए। कागमुखी यानी कौवे का मुंह आगे से छोटा पीछे से बड़ा होता है, तो उसका ही अपोजिट कौन सा होगा, छाजमुखी होगा। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इन दुर्गों को कैसे कैसे बांटा गया। तो इनके अंदर विद्वान थे हमारे, उन विद्वानों ने इन दुर्गों की अलग अलग कैटेगरी डिसाइड की। अब इन अलग अलग कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो आते हैं कौटिल्य द्वारा, एक मनुस्मृति के द्वारा और एक शुक्रनीति के द्वारा। शुक्रनीति ने क्या किया था, राज्य के 7 अंग बताए थे। कितने अंग बताए थे, 7 अंग बताए थे। उन 7 अंगों में से एक अंग उन्होंने दुर्ग भी बताए थे और उन दुर्ग का विभाजन भी किया था। और हम शुक्रनीति के द्वारा बताए गए दुर्गों के 9 प्रकार ही हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये तो ध्यान होना चाहिए ना कि जो कौटिल्य ने बताए वो कितने प्रकार से बताए थे और जो मनुस्मृति ने बताए वो कितने प्रकार। तो ये चीजें हम देखते हैं, बल्कि ये तीनों की डेफिनेशन लगभग सेम से ही आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौटिल्य ने क्या, कौटिल्य के दुर्ग के प्रकार। तो कौटिल्य ने कितने दुर्ग के प्रकार बताए, तो कौटिल्य ने जो दुर्ग के प्रकार बताए वो कितने बताए हैं, 4। कौन कौन से, 4। देखिए हम धरातल पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, तो 4 दुर्ग कैसे कैसे हो सकते हैं। ऐसा दुर्ग जहां जल के पास बना हुआ हो, यानी जल से गिरा हुआ हो। दूसरा ऐसा दुर्ग जो वन के अंदर हो, ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान के अंदर हो, ऐसा दुर्ग जो जंगल जहां मतलब कि रास्ते नहीं मिलते हो, ऐसे ही जगहों पर दुर्ग बनाए जा सकते हैं। तो सेम इनके भी याद रख सकते हैं कौटिल्य की कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि हम धरातल पे चीजें हो सकती है कौन सी, जैसे हम देखते हैं शहर, जंगल, वन, रेगिस्तान ऐसे पढ़ते हैं, तो इनकी भी सेम डिविजन आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, देखिए हम सबसे पहले क्या हो सकता है, वन हो सकता है। तो इन्होंने कौन से दुर्ग बताए, वन दुर्ग बताए। कौन से दुर्ग बताए, इन्होंने बताया एक तो वन दुर्ग। कैसा दुर्ग, वन दुर्ग। एक तो इन्होंने वन दुर्ग बताया। दूसरा क्या है कि जंगल होगा तो पानी भी होगा, तो पानी को इन्होंने क्या नाम दिया, उदक दुर्ग। क्या नाम दिया, उदक दुर्ग। वन दुर्ग बता दिया, उदक दुर्ग। अब कौन सा होगा, यानी पानी भी हो गया, वन भी हो गया, रेगिस्तान बच गया, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, धानव दुर्ग। इन्होंने ये भी बता दिया। तो कौन कौन से, वन भी हो गया, जल भी हो गया, और कौन सा हो गया, रेगिस्तान भी हो गया। क्या बच गया हमारा धरातल पे के ऊपर, अब बच गया पर्वत। क्या बच गया, पर्वत। तो इन्होंने एक और दुर्ग कौन सा बताया, वो बताया पर्वत दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताया, पर्वत दुर्ग। यानी जो वन के अंदर बनाए गए होने वन दुर्ग, जो पानी से चारों घिरे हुए हैं, यानी तीनों ओर पानी से घिरे हैं, द्वीप के ऊपर बनाए गए हैं, उदक दुर्ग। रेगिस्तान में है जो धानव दुर्ग, और पर्वत पर जो बनाए गए हैं उन्हें पर्वत दुर्ग कहा गया। किसने कहा, कौटिल्य ने। अब ये 4 आपको याद आराम से हो सकते हैं, जैसे कि हमारे धरातल पर क्या है,
वन भी है, जल भी है, तो वन हो गए, वन दुर्ग हो गए, जल दुर्ग हो गए, और जल को ओदक दुर्ग बोला, और रेगिस्तान है, धानव दुर्ग हो गया, और पर्वत है यानी पर्वत दुर्ग। ये चीजें हमें याद हो गई। अब बताए है मनुस्मृति ने, किसने बताया है? मनुस्मृति ने। और मनुस्मृति ने कितने प्रकार बताए हैं? उन्होंने बताए हैं 6। कौटिल्य के दुर्ग के प्रकार हो गए। अब देखते हैं मनुस्मृति, और मनुस्मृति के दुर्ग के प्रकार, और मनुस्मृति ने जो दुर्ग के प्रकार बताए हैं वो कितने बताए हैं? 6। और 6 के हम नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 के प्रकार नहीं पूछे जाते, इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आए जाते, बल्कि कौटिल्य के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार एग्जाम में कि ओदक दुर्ग किसे कहा जाता है, धानव दुर्ग किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका था, क्योंकि शुक्र नीति जो बताए थे उन्होंने, उनके अंदर ये शामिल है। अब आता है हमारा, इन्होंने हमें ये ध्यान रखना है कि कौटिल्य ने 4 बताए, मनुस्मृति ने 6 बताए, क्योंकि संख्या पूछ सकता है। अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं, लेकिन आने वाले एग्जाम में हो सकता है, आ सकता है। अब आता है शुक्र, क्या आता है? शुक्र नीति के अनुसार। किस नीति के अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। अब शुक्र नीति ने कितने बताए? तो शुक्र नीति बताता है हमें 9। कितने बताता है? 9। अब 9 हम कैसे याद रखें? हमें तो याद नहीं होगा, क्योंकि हमने कौटिल्य के 4 याद कर लिए, मनुस्मृति के 6 याद कर लिए। अब बच गए हमारे शुक्र नीति जी। इनके अनुसार राज्य के उन्होंने 7 अंग बताए थे। उन 7 अंगों में से एक अंग दुर्ग था, और उन्होंने दुर्ग के कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार बताए। अब 9 प्रकार कैसे? देखो, शुक्र कहाँ हम गिनते हैं? तो 9 ग्रह है, 9 ग्रहों के अंदर एक आता है हमारा शुक्र। क्या आता है? शुक्र। तो किसके अंदर आता है? 9 ग्रह के अंदर शुक्र आता है। तो 9 ग्रह में अगर शुक्र आएगा तो शुक्र की नीति ने भी कितना बताएगा? 9 बताएगा। क्या बताएगा? 9 बताएगा। अब इनके क्या दुर्ग के प्रकार अलग है? जी बिल्कुल नहीं। 4 जो ये दुर्ग है वो ऐसे की ऐसे इन्होंने बता रखे हैं। बस जैसे इन्होंने ओदक कहा तो उन्होंने जल कहा, इन्होंने पर्वत कहा तो इन्होंने गिरी कह दिया। ये मिला के 4 तो ये की ये हो गए, और बाकी 5 इन्होंने क्या किया? और नए बता दिए। ऐसे करके इन्होंने कितने बताए? 9 प्रकार बताए। तो यहाँ शुक्र नीति के अनुसार 9 हम आज की क्लास में लिखेंगे, और कल की क्लास में इसकी पूरी व्याख्या करेंगे, और साथ ही याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो शुक्र नीति के अनुसार ये एक तो हो गया वन दुर्ग। कौन सा हो गया? एक तो हो गया वन दुर्ग, एक हो जाएगा ये जल दुर्ग। ओदक को इन्होंने क्या बोला है? जल दुर्ग बोला है। एक हो जाएगा धानव दुर्ग, और एक यहाँ पर जो पर्वत दुर्ग है इन्होंने बोला है गिरि दुर्ग। क्या बोला है? इन्होंने बोला है गिरि दुर्ग। एक इन्होंने बोला है पारिखी दुर्ग, पारिखी दुर्ग, और एक इन्होंने बोला है परिधि दुर्ग, परिधि दुर्ग। ये इन्होंने दुर्ग के प्रकार बताए। दूसरा इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सैन्य की मतलब की जाती है, दुर्गों के ऊपर सेना भी खड़ी की जाती है। तो एक हो जाएगा सैन्य दुर्ग, एक हो जाएगा एरण दुर्ग, और आ जाएगा सहाय दुर्ग। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दुर्ग के प्रकार किसने बताए थे? शुक्र नीति ने इन दुर्गों के प्रकार बताए थे। किसने बताए थे? शुक्र नीति ने इन 9 दुर्गों का जिक्र किया था, इन 9 दुर्गों के प्रकार इन्होंने बताए थे। अब हम कल की क्लास में देखेंगे कि इन 9 दुर्गों के अंदर वन दुर्ग कौन से में आता है, ओदक दुर्ग कौन कौन से है, जल दुर्ग कौन कौन से है, धानव दुर्ग कौन कौन से है। इन चीजों के बारे में कल की क्लास में याद करेंगे, और साथ ही याद नहीं करेंगे, इनको कंप्लीटली क्लास में यहाँ पर ही याद करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे से रटेंगे नहीं, एक दूसरे से मैच करते ही चलेंगे। देखना सारे दुर्ग अपने आप ही याद हो जाएंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हम कला संस्कृति की क्लास, जैसे हमने ज्योग्राफी की कंप्लीट की है, वैसे ही हम कला संस्कृति की ये
क्लासें भी कंप्लीट करने वाले हैं। आप चैनल पर बने रहिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। आप भी इस बात को जानते हो। यदि जो व्यक्ति वीडियो बनाता है उन्हें अच्छी तरह पता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। इसी के साथ ही यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अब कल की क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।